हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड एमसीक्यू को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 2 को देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड एपीओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, लॉ से संबंधित जो आपका एग्जाम होगा उसमें आईपीसी से 35% और सीआरपीसी से 25 और एविडेंस से 25 और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम से 15 प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो टोटल 100 प्रश्न आएंगे। तो जो आपकी मेरिट है वो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 पर अधिक डिपेंड करेगी, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस अधिकतर लोगों के तैयार रहते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम लोग उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू को पार्ट 2 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम लोग उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के इम्पोर्टेंट सेक्शंस और एमसीक्यू को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको ऊपर जो है आई बटन में मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज की सूचना समय से मिलती रहे। और जो लोग उत्तराखंड एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट, जहां पर आपको उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप जब चैनल पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड एपीओ 2021-22 प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व हैं वो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इससे पहले हम लोग उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के 50 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस पद के अधिकारी के परामर्श से पुलिस विशेष अधिकारी यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति धारा 14 के अधीन पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी? तो मजिस्ट्रेट के परामर्श से की जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे यानी डीएम के परामर्श से की जाएगी। तो आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक के परामर्श से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों सहित जो है पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं सहित पुलिस अकादमी किस धारा के अधीन स्थापित करेगी? तो धारा 15 की उपधारा 2 है, उसके अधीन स्थापित की जाएगी। आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। राज्य सरकार पुलिस और अपराध से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करने के लिए किस धारा के अधीन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना कर सकेगी? तो धारा 16 के अधीन कर सकेगी। आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किस धारा के अधीन राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रण में तकनीकी अभिकरणों और बल का सृजन एवं नियंत्रण करती है? तो किस धारा के अधीन करती है? तो धारा 17 के अधीन। आंसर इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। धारा 18 के अधीन विधिक एवं वित्तीय मामलों में पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए और उसे परामर्श देने के लिए क्रमशः एक विधि सलाहकार और एक वित्तीय नियंत्रक की नियुक्ति कौन कर सकेगा? तो किसके द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। अध्याय 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो अध्याय 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो परिभाषाओं का जो वर्णन है वो अध्याय 1 में किया गया है, और पुलिस की भूमिका और जो कृत्य हैं उसको अध्याय 5 में बताया गया है, और जो पुलिस बल का गठन है वो अध्याय 2 में किया गया है, और जो डी है आपका पुलिस बल का प्रशासन, तो अध्याय 3 में जो वर्णन किया गया है वो पुलिस बल के प्रशासन का किया गया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। किस धारा के अनुसार किसी अन्य विधि में कोई बात होते हुए भी राज्य सरकार पुलिस बल से संबंधित समस्त मामलों में अधीक्षण जो है सुपरिंटेंडेंस की शक्ति का प्रयोग करेगी? किसके अधीन करेगी? तो जो शक्ति का प्रयोग है वो धारा 19 के अधीन किया जाता है। आंसर जो है आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति कौन करेगा? यानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। धारा 20 की उपधारा 3 के अनुसार पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल जो है अधिवार्यता के अधीन रहते हुए न्यूनतम कितने वर्ष का होगा? तो न्यूनतम जो है कम से कम 2 वर्ष का होगा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60।
धारा 20 की उपधारा 4 के अनुसार राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस आधार पर पुलिस महानिदेशक को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सकती है? यानी कि जो कार्यकाल है उसके पहले उसको कब हटा सकेगी? तो किसी भी दांडिक अपराध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता में अंतर्लिप्त मामले में आरोप लगाए जाने पर तो इसमें भी पहले हटा सकेगी कार्यकाल से। दूसरा है शारीरिक अथवा मानसिक रोग से अक्षमता के कारण पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य होने पर, इस मामले में भी समय से पूर्व उसको हटाया जा सकेगा। और सी है केंद्र अथवा अन्य राज्य सरकार के अधीन समान या उच्चतर पद पर प्रोन्नति किए जाने पर अथवा उसकी या उसके स्वयं के अनुरोध पर आपराधिक मामलों में पुलिस महानिदेशक को राज्य सरकार द्वारा घोर अक्षमता या उपेक्षा के लिए उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकेगा। यदि प्रारंभिक जांच के पश्चात प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति का मामला स्थापित हो जाए तो इसमें भी हटाया जा सकेगा उसको कार्यकाल से पहले। तो उपरोक्त सभी में कार्यकाल से पहले हटाया जा सकेगा। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। किस धारा के अनुसार सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन पुलिस महानिदेशक द्वारा इस अधिनियम और तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अनुरूप विनियमन बनाएगा और आदेश जारी करेगा? तो किस धारा के अधीन जारी किया जाएगा? धारा जो है 21। आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। धारा 22 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाहियां भारत का संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार संचालित की जाएंगी? तो अनुच्छेद जो है 226, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी करने के संबंध में दिया गया है। चूंकि यहाँ पर धारा 22 के संदर्भ में दिया गया है तो अनुच्छेद 226 में जो है अनुशासनिक कार्यवाहियां हैं उनको भारत के संविधान के अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार संचालित किया जाने का प्रावधान धारा 22 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 226 जो है आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है। अनुशासनिक सख्तियां यानी डिसिप्लिनरी पेनाल्टी जो हैं का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो धारा 23 जो है इसमें किया गया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। धारा 23 के अनुसार किसी कांस्टेबल को पदच्युत यानी डिसमिस्ड अथवा सेवा से हटाने रिमूवल फ्रॉम सर्विस का दंड जो है निम्न में से कौन दे सकता है? तो पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च पद के जो अधिकारी हैं वो दंड दे सकते हैं रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिस्ड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। धारा 23 की उपधारा 3 के अनुसार किसी निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा उससे निम्न पंक्ति रैंक के किसी भी अधिकारी को परिनिंदा अथवा भत्सना का दंड कौन दे सकता है? तो का जो दंड है उप पुलिस अधीक्षक या उसके समतुल्य का कोई भी अधिकारी होगा वो दे सकेगा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। धारा 24 के अनुसार किसी भी निरीक्षक या उससे निम्न पंक्ति रैंक के पुलिस अधिकारी को कौन से अधिकारी हैं निलंबित कर सकेंगे? तो जो पुलिस अधीक्षक या फिर उससे उच्च पंक्ति के जो अधिकारी हैं वो धारा 24 के अनुसार निरीक्षक या उससे निम्न पंक्ति रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको निलंबित कर सकेंगे। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। कोई भी पुलिस अधिकारी अपचार, डिलिक्वेंट्स या व्यवहार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा किस धारा में वर्णित किया गया है? तो धारा जो 25 है उसमें वर्णन किया गया है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है। दंड के आदेशों के विरुद्ध अपील किस धारा के अधीन हो सकेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो धारा 26 जो है यानी दंड के आदेशों के विरुद्ध जो अपील है वो धारा 26 के अधीन की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित दंडादेशों के विरुद्ध अपील धारा 26 के अनुसार निम्न में से किसको की जाएगी? यानी किसको की जाएगी? तो राज्य सरकार को की जाएगी। आंसर ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। पुलिस महानिरीक्षक के दंडादेश के विरुद्ध अपील किसको की जाएगी? यानी पुलिस महानिरीक्षक के दंडादेश के जो विरुद्ध अपील है वो पुलिस महानिदेशक को की जाएगी। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है। पुलिस उप महानिरीक्षक के दंडादेश के विरुद्ध अपील की जाएगी, किसको की जाएगी? तो पुलिस महानिरीक्षक को की जाएगी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। पुलिस अधीक्षक के दंडादेश के विरुद्ध अपील किससे की जाएगी? पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध जो है वो पुलिस उप महानिरीक्षक को की जाएगी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। पुलिस उप अधीक्षक के दंडादेश के विरुद्ध अपील किस अधिकारी को की जाएगी? तो ये जो क्वेश्चंस हैं किसके विरुद्ध अपील कहाँ पर की जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस जो हैं आते रहते हैं। तो 73 का जो है वो अपर पुलिस अधीक्षक है, इससे की जाएगी पुलिस उप अधीक्षक के दंडादेश के विरुद्ध अपील। और 74 है अपर पुलिस अधीक्षक के दंडादेश के विरुद्ध अपील किससे की जाएगी? तो अपर जो है वो पुलिस अधीक्षक को की जाएगी। आंसर इसमें ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। रेलवे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन किस धारा के अधीन तैनात किया जाएगा? तो रेलवे क्षेत्रों में जो प्रशासन है पुलिस प्रशासन धारा 27 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है। रेलवे क्षेत्र में
पुलिस जिला का प्रशासन किस धारा के अनुसार पुलिस अधीक्षक में निहित होगा? तो धारा की 27 उपधारा 2 के अधीन आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। धारा 27 की उपधारा 3 के अनुसार रेलवे पुलिस का प्रशासन किस अधिकारी के नियंत्रण के अधीन होगा? किस अधिकारी के नियंत्रण के अधीन होता है? तो पुलिस महानिदेशक हैं उसके अधीन होते हैं। तो आंसर इसमें जो है पुलिस महानिदेशक दे रखा है ऊपर, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। मुख्य पुलिस अधिकारी की जो पदावधि है वो उनका वर्णन किस धारा में किया गया है? तो धारा 28 में उनकी पदावधि के बारे में बताया गया है कि मुख्य जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी पदावधि कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। धारा 28 की उपधारा 1 के अनुसार किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी भी पुलिस अधिकारी की पदावधि न्यूनतम कितने वर्ष या कितने माह की होगी? तो 79 का जो आंसर है वो 1 वर्ष के बारे में प्रावधान किया गया है, तो 1 वर्ष होगी। धारा 28 की धारा 1 में 1 वर्ष दिया गया है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। किसी भी क्षेत्राधिकारी, वृत्ताधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक अथवा किसी भी उप महानिरीक्षक अथवा महानिरीक्षक की पदावधि अधिवारिशता के अधीन रहते हुए कितने वर्ष की होगी? तो जो है 2 वर्ष की है, आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। धारा 28 की उपधारा 1 के अधीन निर्धारित मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि से पूर्व निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा सकारण लिखित आदेश द्वारा उसके पद से स्थानांतरित किया जा सकेगा? तो पहला है उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर अथवा प्रतिनियुक्त हो किए जाने पर, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोषसिद्धि होने पर अथवा किसी भी विधि न्यायालय द्वारा दंडिक अपराध का आरोप लगाए जाने पर अथवा शारीरिक अथवा मानसिक रोग अथवा अन्यथा अक्षमता या अपने कृत्यों और कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होने पर अथवा किसी भी व्यक्ति के भरने के लिए अथवा, ये भी सही है, क्या है, उसके स्वयं के अनुरोध पर अथवा जनहित में आपराधिक मामलों में घोर अक्षमता अथवा उपेक्षा के लिए जहां प्रारंभिक जांच के पश्चात प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति का मामला संस्थित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी अधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकेगा। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में जो धारा 28 है की उपधारा 1 ये निर्धारित करती है कि जो मुख्य पुलिस अधिकारी की पदावधि से पूर्व यानी कि जो पदावधि है उससे पहले उनको किस परिणाम स्वरूप स्थानांतरण हेतु सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जो है लिखित आदेश के द्वारा उनको उसके पद से स्थानांतरित किया जाएगा। तो इन सभी परिस्थितियों में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। राज्य पुलिस बोर्ड अथवा अधिष्ठान एस्टेब्लिशमेंट समिति का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो राज्य पुलिस बोर्ड पुलिस अधिष्ठान का जो वर्णन है वो अध्याय 4 में किया गया है, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। धारा 29 के अधीन राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना कौन करेगा? तो राज्य पुलिस बोर्ड की जो स्थापना है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। राज्य पुलिस बोर्ड की संरचना किस धारा के अनुरूप की जाएगी? तो राज्य पुलिस बोर्ड की जो संरचना है वो धारा 30 के अनुसार की जाएगी, आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। धारा 30 के अनुसार राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो धारा 30 के अनुसार जो राज्य पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। धारा 30 के अनुसार बोर्ड के सदस्य होंगे, तो कौन बोर्ड के सदस्य होंगे? प्रतिपक्षी के नेता अथवा यथास्थित, यदि विरोधी दल का नेता ना हो तो राज्य की विधानसभा में अकेला सबसे बड़ा विरोधी दल का नेता, ये भी जो है बोर्ड का सदस्य होगा। दूसरा क्या है, मुख्य सचिव, ये भी बोर्ड के सदस्य होंगे। तीसरे हैं गृह विभाग के प्रमुख सचिव, ये भी सदस्य होंगे। और जो डी है पुलिस महानिदेशक, ये भी सदस्य होंगे। 5वां है शिक्षा विधि, लोक प्रशासन, संचार माध्यम अथवा किसी अन्य क्षेत्र में सत्यनिष्ठ और अक्षमता के लिए प्रख्यात 2 गैर राजनीतिक व्यक्ति जिन्हें तत्पश्चात स्वतंत्र सदस्य कहा गया है, जिन्हें उसे अधिनियम के अधीन गठित चयन याचिका नामावली यानी कि जो पैनल है नामिका में संतुष्टि पर नियुक्त किया जाना है, वो भी इसके सदस्य होंगे, बोर्ड के सदस्य होंगे। और जो 4 दे रखा है, भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्ग के एक पुलिस अधिकारी को जिसका पद पर पुलिस महानिदेशक से निम्न पत्रिका नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा उसके सचिव के रूप में भी उसको भी नामित किया जाएगा। तो ये भी, तो यहाँ पर आंसर जो है उपरोक्त सभी हैं जो बोर्ड के सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए नामिका यानी पैनल की संरचना किस धारा के अनुसार बनाई जाती है? तो धारा 31 जो है इसके अनुसार, आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है। धारा 31 के अनुसार राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य या सदस्यों को चयन नामिका की संतुष्टि पर नियुक्त किया जाएगा, जिनमें मुख्य सदस्य कौन कौन होंगे? तो जो मुख्य सदस्य हैं वो राज्य के जो है मुख्यमंत्री वो होंगे, सीएम। और भी है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ये भी होगा। राज्य का गृह मंत्री अथवा राज्य विधानसभा में विरोधी दल का जो नेता है, विपक्ष का नेता, वो भी होगा। यथास्थित यदि विरोधी दल का कोई नेता नहीं है तो राज्य की विधानसभा के अकेले सबसे बड़े जो
नेता हैं विरोधी दल के वो होंगे, तो उपरोक्त तो सभी इसमें हैं जो हैं वो सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, धारा 32 के अनुसार स्वतंत्र सदस्यों की अपात्रता के आधार पर क्या कोई भी व्यक्ति राज्य पुलिस बोर्ड का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, अथवा किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषी किया गया है, अथवा जिसको या जिसके विरुद्ध कोई भी किसी भी विधि न्यायालय में आरोप लगाए गए हैं, तो वो भी जो है राज्य पुलिस बोर्ड का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा। दूसरा है भ्रष्टाचार या अपचार मिसकंडक्ट के आधार पर जिसको सेवा से पदच्युत डिसमिस कर दिया गया है, अथवा जिसे सेवा से हटा दिया गया है और सेना से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ है, उसको भी सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा। सी है निर्वाचित राजनीतिक पद धारण करता है जिसमें संसद अथवा विधानसभा अथवा स्थानीय निकाय का सदस्य सम्मिलित है, अथवा किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी संगठन या किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी है, अथवा विकृत अनसाउंड माइंड है, तो इसको भी स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो दिए गए हैं वो स्वतंत्र सदस्य नियुक्त नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, धारा 33 में वर्णित स्वतंत्र सदस्यों का कार्यकाल और विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं ये बताना है। तो पहला है कि किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा है किसी भी व्यक्ति को उसके एक कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है स्वतंत्र सदस्य बैठक फीस और बैठक के स्थान से आने जाने के लिए परिवहन तथा बोर्ड द्वारा जो सौंपे गए किसी भी कार्य के संबंध में जैसा कि समय समय पर भी प्रेस्क्राइब किया जाए यात्रा भत्ता के हकदार होंगे, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त जो है सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कारण से किसी भी पुलिस बोर्ड के किसी सदस्य को किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा। तो प्रमाणित क्षमता अथवा प्रमाणित दुर्व्यवहार अथवा पर्याप्त कारण बिना राज्य पुलिस बोर्ड की लगातार 3 बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहने पर जो है किसी भी सदस्य को समय जो है राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये सही है। बी है शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता के कारण अक्षमता होने पर इस मामले में भी हटाया जा सकता है। तीसरा है सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अन्यथा अयोग्य हो जाने पर अथवा चयन या नामिका जो है पैनल की सिफारिश पर इसके अतिरिक्त किसी स्वतंत्र सदस्य को राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड से हटाया जा सकता है यदि वे इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से अपात्रता प्राप्त कर लेता है, तो इसमें भी उसको पद से हटाया जा सकता है। यानी उपरोक्त किसी भी कारण में से उसको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है। तो राज्य पुलिस बोर्ड के जो कृत्य हैं उनके कार्यों के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 35 में दिए गए हैं, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, धारा 35 के अंतर्गत वर्णित राज्य पुलिस के कौन कौन से कृत्य जो हैं तो कौन कौन से कृत्य हैं। पहला है दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी, विश्वसनीय तथा जवाबदेह पुलिस व्यवस्था के संवर्धन हेतु नीति संबंधी मार्ग निर्देशों के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव तथा परामर्श देना। ये जो है धारा 35 के अंतर्गत राज्य पुलिस है उसके कर्तव्य हैं। दूसरा है निष्पादन संकेतकों को चिन्हित करने में जिन्हें में अन्य बातों के अतिरिक्त प्रचालन क्षमता या दक्षता, जनता के समाधान, पीड़ित व्यक्ति के समाधान की तुलना में पुलिस अन्वेषण तथा प्रतिवचन करना, रिस्पांस देना, जवाबदेही, संसाधनों का अधिकतम उपयोग और मानवाधिकारों के सिद्धांतों का पालन करना सम्मिलित है। राज्य सरकार को सुझाव देना और उपरोक्त उपधारा 2 में चिन्हित निष्पादन संकेतकों के अनुसार समय समय पर पुलिस बल के कार्य निष्पादन के अभिवर्धन उपायों को सुझाव देना, ये सभी जो हैं वो कार्य धारा 35 में पुलिस के दिए गए हैं। आंसर यहाँ पर आपका डी जो है उपयुक्त तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, धारा 35 में वर्णित राज्य पुलिस बोर्ड के कुल कितने कृत्य हैं। तो 6 कृत्य दिए गए हैं, आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, धारा 36 के अनुसार राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों से संबंधित व्यय का वहन किसके द्वारा किया जाएगा। तो राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, धारा 37 के अनुसार राज्य पुलिस बोर्ड प्रत्येक वर्ष के अंत में गत वर्ष के दौरान अपने कार्य और पुलिस बल के कार्य के निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित एक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके पास भेजती है। तो राज्य सरकार को भेजेगी, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, पुलिस अधिष्ठान एस्टैब्लिशमेंट समिति का वर्णन किस धारा में किया गया है। तो धारा जो 38 है इसमें पुलिस अधिष्ठान यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के बारे में स्थापित करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, धारा 38 की उपधारा 1 में वर्णित अधिष्ठान समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो पुलिस महानिदेशक जो है
धारा 38 की उपधारा 1 में बड़ी अधिष्ठान समिति के अध्यक्ष होंगे। आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। पुलिस अधिष्ठान समिति का सदस्य किस रैंक का अधिकारी होगा? तो पुलिस अधिष्ठान का समिति जो है उसके सदस्य जो हैं वो कम से कम पुलिस महानिरीक्षक से अनिम्न पद के होंगे, इससे नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। आंसर इसमें जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। धारा 38 की उपधारा 2 के अनुसार अधिष्ठान समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाएगा? तो कौन सा कार्य किया जाएगा? अधिष्ठान समिति जो है अधीनस्थ पदों पर चयन तथा पदोन्नति के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करना, ये कार्य जो है अधिष्ठान समिति का है। दूसरा है अधीनस्थ अधिकारियों का एक परिक्षेत्र और से दूसरे 6 परिक्षेत्र में स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना, ये भी अधिष्ठान समिति का कार्य है। तीसरा है पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस सहायक अधीक्षक के पदों के अधिकारियों को स्थानांतरण करना, ये भी जो है समिति का कार्य है। डी है क्षेत्र में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक और उससे उच्चतर पदों के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में राज्य सरकार की संतुष्टि करना, अधिष्ठान समिति का कार्य है। ये भी ये है अधीनस्थ अधिकारियों का एक पुलिस जिला से दूसरे में स्थानांतरण के लिए मार्ग निर्देश अनुदेश निर्धारित करना, ये भी अधिष्ठान समिति का कार्य है। पुलिस कर्मियों की शिकायतों का विश्लेषण तथा निराकरण जहां की आवश्यक हो राज्य सरकार को सुधार के उपाय बताना, ये भी जो है अधिष्ठान समिति का कार्य है। तो यानी उपरोक्त सभी जो हैं वो अधिष्ठान समिति के कार्य के अंतर्गत आते हैं। आंसर इसमें लास्ट वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। पुलिस की भूमिका, कृत्य तथा कर्तव्य का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो पुलिस की भूमिका के बारे में और कृत्यों कर्तव्यों के जो संबंध में प्रावधान दिए गए हैं वो धारा 39 में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में यूके पुलिस एक्ट 2007 के इम्पोर्टेंट सेक्शंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लॉ से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। जिन वीडियोज का जो है लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जहां से फॉलो करके आप उनको भी देख सकते हैं। और बेहतर ढंग से तैयारी के लिए आप जब हमारे चैनल के होम पेज पर जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको उत्तराखंड एपीओ 2021-22 प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोज मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये उत्तराखंड एपीयू प्रारंभिक परीक्षा की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और साइट में यहाँ पर आपको सभी वीडियो जो हैं इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चंस के और एमसीक्यू के और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के वीडियोज और कुछ स्पेशल जो वीडियो हैं जीके जीएस से रिलेटेड भी मिल जाएंगे, तो जिनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।